नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दलहनी फसलों से बढ़ेगी खेत की उर्वरा शक्ति, अरहर की फसल को बचाए रोग और कीटों से। अगेती आलू की फसल देगी अच्छा मुनाफा, अगले साल भारत बन सकता है चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश। गन्ने की खरीदारी में हो रही देर और बांदा के किसानों ने की नहरों में पानी की मांग। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश का किसान हर फसल चक्र में धान और गेहूं की खेती करता है। बिना यह जाने इससे उसके खेत की उर्वरा शक्ति तीव्रता से घट रही है। इसे सुधारने के लिए दलहनी फसलों की खेती को फसल चक्र में शामिल करना अनिवार्य है, लेकिन अधिक मेहनत और लागत और कम मुनाफे के चलते किसान इससे दूरी बनाए हुए हैं। पौधे के विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से 6 बहुत सूक्ष्म मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म तत्व कहा जाता है। इनमें जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम और कॉपर शामिल हैं। जानकार सूक्ष्म तत्वों की इस कमी का कारण प्रदेश के किसान द्वारा फसल चक्र में मुख्यतः धान और गेहूं को शामिल करने को मानते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के संयुक्त निदेशक कृषि उर्वरक के अनुसार जो किसान हर फसल चक्र में धान गेहूं की फसल लेते हैं, उनके खेतों में जिंक की कमी होना लाजमी है। इसके अलावा बोरॉन की भी बहुत कमी हो जाती है। अगर किसान इन तत्वों की पूर्ति अलग से नहीं करेंगे तो फसल की बढ़त पर असर पड़ता है। अरहर की फसल खेतों में लगी हुई है, ऐसे में किसानों को उनकी उपज का उचित पैदावार मिल सके, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि अरहर की इस अवस्था में उसको नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से बचाना। अरहर में लगने वाली प्रमुख कीट हैं पत्ती मोड़क एवं फली भेदक कीट। पत्ती मोड़क एवं फली भेदक कीट अरहर की कोमल तनों एवं पत्तियों को खाती हैं, बाद में फूलों तथा फलियों को नुकसान पहुंचाती हैं। अरहर की खेती में इन कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसके नियंत्रण के लिए 500 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस दवा का मिश्रण 150 लीटर पानी में बनाकर इस घोल को खेत के 10 बिस्वे में 150 लीटर की मात्रा के हिसाब से छिड़काव करें। अगेती आलू की फसल किसान के लिए अच्छे मुनाफे वाली है और कम अवधि की फसल है। इस फसल का फायदा ये होता है कि जब किसान सामान्य आलू की फसल लगा रहा होगा या लगा चुका होगा, अगेती आलू का किसान उस समय अपनी फसल को मंडी में बेच सकेगा, जिसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। जानकार कृषि अर्थशास्त्री बताते हैं कि इस बार किसानों ने अगेती आलू की फसल कम बोई है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से बहुत कम किसानों ने आलू निकाला है। ऐसे में अगर कोई किसान अगले 8-10 दिन में भी ये आलू बोता है तो उसे आने वाले समय में अच्छा मुनाफा हो सकता है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों से अच्छी डिमांड होने की उम्मीद के बीच अगले साल इंडिया चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन सकता है। गैर बासमती चावल निर्यात करने के मामले में देश की एक सबसे बड़ी निजी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के मुताबिक कैलेंडर ईयर 2015 में इंडिया बासमती और गैर बासमती चावल दोनों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है। सालाना 40 लाख टन गैर बासमती चावल के निर्यात का आंकड़ा बढ़कर 70 लाख टन तक पहुंच सकता है। कंपनी ने बताया कि बासमती और नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट 1 करोड़ से 1.1 करोड़ टन के बीच में होना चाहिए। इससे पहले 2012 में इंडिया के करीब इतना ही चावल निर्यात हुआ था। उत्तर प्रदेश में चीनी मिल मालिक पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 280 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य का भुगतान करने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि गन्ने का मूल्य रंगराजन समिति द्वारा घोषित 230 रुपये प्रति क्विंटल पर तय किया जाए, जो कि किसानों के प्रति ज्यादती होगी। चीनी मिल मालिकों का यह भी कहना है कि गन्ने का भाव चीनी के बाजार भाव के हिसाब से तय किया जाए। चीनी मिल मालिकों का तर्क है कि उनको चीनी के वर्तमान मूल्य से नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी लागत लगभग 37 रुपये है और उनको 28.50 रुपये में बेचना पड़ सकता है। यह समय खेती के पलेवा का चल रहा है। अगर नहरें चालू नहीं होंगी तो रबी की फसल भी किसान समय से नहीं बो पाएंगे। किसानों ने अक्टूबर 2014 में जिला अधिकारियों से नहरें चालू कराने की मांग की है। केन नहर प्रखंड के अधिशासी अभियंता का कहना है कि जिले में 209 नहरें हैं। बरियापुर बांध और गगऊ बांध से खरीफ की फसल के लिए पानी दिया जाता है और रनगवा बांध से रबी की फसल के लिए पानी दिया जाता है।
रनगवा से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों पानी लेते हैं। पानी बंटवारे की बैठक होगी, उसके बाद नवंबर में पानी छोड़ा जाएगा। रनगवा में 5,800 MCFT की जगह 2,444 MCFT पानी है, जो बहुत ही कम है। इस पानी से सिर्फ 5 दिन नहरें चल सकती हैं। अतर्रा नहर विभाग के सहायक अभियंता के मुताबिक 1 हफ्ते से नहरें सूखी पड़ी हैं, पानी नहीं है तो कहां से छोड़ा जाए। इस महीने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर बैठक की जाएगी। कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों की। सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की। बाराबंकी की किसान मंडी में गेहूं का अधिकतम मूल्य 1,515 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। फिरोजाबाद की मंडी में गेहूं का अधिकतम औसत मूल्य 1,505 रुपये प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में 1,485 रुपये और सहारनपुर की मंडी में गेहूं का अधिकतम औसत मूल्य 1,530 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। बात अगर चावल के भावों की करें तो बाराबंकी की किसान मंडी में चावल का अधिकतम औसत मूल्य 2,015 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया। फिरोजाबाद की मंडी में चावल का अधिकतम औसत मूल्य 2,160 रुपये प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में 2,090 रुपये और सहारनपुर की मंडी में चावल का अधिकतम औसत मूल्य 2,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। आलू के अधिकतम औसत भाव कुछ इस प्रकार रहे। बाराबंकी की किसान मंडी में आलू का अधिकतम मूल्य 2,040 रुपये प्रति क्विंटल, फिरोजाबाद की मंडी में आलू का अधिकतम औसत मूल्य 2,260 रुपये प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में 2,020 रुपये और सहारनपुर की मंडी में आलू का अधिकतम औसत मूल्य 2,030 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। टमाटर की कीमतों की बात करें तो बाराबंकी की किसान मंडी में टमाटर का अधिकतम मूल्य 2,140 रुपये प्रति क्विंटल, फिरोजाबाद की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत मूल्य 2,100 रुपये प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में 1,700 रुपये और सहारनपुर की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत मूल्य 2,010 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। फलों में केले की कीमतों को देखें तो बाराबंकी की किसान मंडी में केले का अधिकतम मूल्य 1,950 रुपये प्रति क्विंटल, फिरोजाबाद की मंडी में केले का अधिकतम औसत मूल्य 1,900 रुपये प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में 1,300 रुपये और सहारनपुर की मंडी में केले का अधिकतम औसत मूल्य 1,910 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। एक नज़र बैंगन की कीमतों पर भी। बाराबंकी की किसान मंडी में बैंगन का अधिकतम मूल्य 760 रुपये प्रति क्विंटल, फिरोजाबाद की मंडी में बैंगन का अधिकतम औसत मूल्य 920 रुपये प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में 870 रुपये और सहारनपुर की मंडी में बैंगन का अधिकतम औसत मूल्य 720 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। समाचारों के अगले भाग में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद
और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों भाइयों, गोवर्धन पूजा को हम अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं और इसकी अपनी एक अलग मान्यता एवं लोक कथा है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मूसलाधार वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा हेतु 7 दिनों तक अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और इससे न केवल उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की थी बल्कि इंद्र के अभिमान को भी चूर किया था। तभी से यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस पर्व को हम गोधन अर्थात गायों की पूजा करते हैं। यह हमारे सुख एवं समृद्धि का प्रतीक है। और भैया एक बात और हम आपको बता दें कि हमारे किसान भाइयों की समृद्धि में नगदी फसलों का बहुत बड़ा योगदान है और नगदी फसलों में भी गन्ना सबसे प्रमुख है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं शरदकालीन गन्ने की खेती और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर शिव नायक सिंह जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं जी, शरदकालीन गन्ने की खेती हमारे किसान भाई क्यों करें? शरदकालीन गन्ना बोने के पीछे जो है ना 2 कारण हैं। एक तो यह है कि शरदकालीन गन्ना बसंतकालीन गन्ने की अपेक्षा 15 से 20% ज्यादा गन्ना उपज देता है और चीनी मिलों को आधा इकाई चीनी का पड़ता भी ज्यादा मिल जाता है। तो आधा पड़ता चीनी का पड़ता का इकाई अगर मिल गया तो चीनी उत्पादन में काफी वृद्धि हो जाती है। दूसरी बात यह है कि शरद काल में जो बोया हुआ गन्ना है उसकी जो जड़ों का विकास इतना अच्छा हो चुका होता है कि जब उसमें पानी की कमी हो जाती है मई और जून के महीने में या जलमग्न वाली अवस्था हो जाती है उस समय तक जो है ना गन्ने की जड़ें इतनी अच्छी हो जाती हैं, इतना विकास हो चुका होता है कि उसमें न सूखे का और न ही जलमग्न वाली अवस्था का कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए शरदकालीन गन्ना बोने की किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को एक बात की आशंका रहती है कि अगर वो शरद काल में गन्ना बोएंगे तो जो रबी में बोई जाने वाली फसलें हैं, मसलन सब्जियों वाली फसलें हैं, उसमें विशेषकर आलू का नाम आता है, फूल गोभी है, पात गोभी है, गाढ़ गोभी है, सलजम है, मूली है, इनको नहीं ले पाएंगे। या तिलहन वाली फसलें हैं जैसे कि राई है, लाही है, या जो दलहनी वाली फसलें हैं जैसे आपकी मटर है और राजमा है, या जो गेहूं भी है, इन सब फसलों को किसान भाई नहीं ले पाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के अनुसंधान किए गए हैं और ये देखा गया है कि अगर शरद काल में यानी अक्टूबर का महीना जो चल रहा है सुनील भैया, बहुत ही बढ़िया समय है गन्ना बुआई के लिए, शरद काल में बुआई के लिए।
और अगर किसान भाई अगर थोड़ा सा पिछड़ भी जाते हैं तो नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई की जा सकती है। अच्छा। गन्ना बुआई के बाद अगर आप आलू की बुआई कर देते हैं, यानी 2 कतारों के बीच में गन्ना आपने 3 फीट की दूरी पर बोया, और किसान भाइयों अगर आपने 3 फीट की दूरी पर 2 लाइनें आलू की निकाल देते हैं या एक ही पंक्ति निकाल पाते हैं, तो उससे आपको यह होगा कि 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आलू की उपज आपको मिल जाएगी। और यानी डॉक्टर साहब हम सह फसल भी इसके साथ कर सकते हैं। जी जी जी, सह फसली खेती इसके साथ में कर सकते हैं। और आलू के साथ में जो गन्ना होता है, तो किसान भाई आपको बता दें कि ऐसा गन्ना जहां पर आलू के साथ में गन्ना बोया जाता है तो उसकी उपज भी सुनील भैया बढ़ जाती है जी। और उपज बढ़ जाएगी और आलू की उपज उनको अतिरिक्त मिल जाती है। तो बीच में भी गन्ने की कटाई के पहले उनको आलू की एक अतिरिक्त उपज मिल जाती है, अतिरिक्त इनकम हो जाएगी। और गन्ना कटाई के बाद उनका जो आमदनी है वो लगभग दुगनी हो जाती है। डॉक्टर साहब हम शरदकालीन गन्ने की खेती करना चाहते हैं तो हमें किस तरह की तैयारियां करनी है? हाँ, सबसे बढ़िया सवाल है। देखिए जो सुनील भैया आपने पूछा है कि गन्ने की खेती में जो है ना सारा दारोमदार जो है ना गन्ने की जमाव पर होता है, और अच्छा जमाव प्राप्त करने के लिए हमें 3-4 चीजों को ध्यान में किसान भाइयों रखना चाहिए। पहली बात यह है कि जहां से आप गन्ना का बीज लें वो रोग मुक्त हो, किसी तरह का कीड़े मकोड़ों का कोई प्रकोप ना हुआ हो। तो ये हम कैसे जानेंगे डॉक्टर साहब? हाँ, जब हम खेत में गन्ने लेने जाते हैं, गन्ने का बीज लेने जाते हैं, तो वहां पर हम देख लेते हैं कि कहीं से कोई सुराख तो नहीं है गन्ने के पौधों में, कोई सुराख तो नहीं है, गन्ने का जो अगोला है सूखा तो नहीं है। इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि वो गन्ना रोग मुक्त है और कीड़ा मकोड़ा कोई नहीं लगा है। अब गन्ने को वहां से काटने के बाद और जहां पर गन्ना आपको बोना है सुनील भैया, तो वहां पर जो है ना दोनों के बीच का जो अंतराल है वो कम से कम हो। यानी कि जितना जल्दी आप बीज काट करके लाएंगे और जितना जल्दी बो देंगे सुनील भैया जमाव उतनी अच्छा होगा। अच्छा, उतनी बढ़िया फसल होगी। उतनी बढ़िया फसल होगी। और यदि गन्ना बोने के बाद अगर जमाव अच्छा नहीं हुआ सुनील भैया, किसान भाई आपको बता दें कि अगर जमाव अच्छा नहीं हुआ गन्ने में तो आपको उपज उतनी अच्छी मिलने वाले नहीं है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि जब आप गन्ना काट करके ले आते हैं तो उसको जो ना जितना जल्दी आप 3-3 आंख के टुकड़े काट लेंगे और काटने के बाद जितना जल्दी बो देंगे जमाव बढ़िया होगा। एक बात और ध्यान में आती है कि जमाव अच्छा लेने के लिए आपको खेत में नमी का होना भी बहुत जरूरी है। नमी अच्छा होने का मतलब यह है कि अगर खेत अच्छी तरह से तैयार हुआ है और किसान भाई अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी लें और उसका लड्डू बनाएं और अपने बराबर से उसको गिरा दें जमीन में, खेत में गिरा दें, अगर फूट जाता है तो इसका मतलब नमी बहुत बढ़िया है। ऐसा गन्ना बोने के बाद फिर जमाव उसका बहुत बढ़िया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताई जमाव की बात, अब हमें कितना बीज लेना है और कैसे बुआई करनी है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसा नहीं कि शरद काल में जो गन्ना बोते हैं वो 3 फीट की दूरी में बोते हैं, यानी कि 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। इससे अगर कम हो जाता है तो फिर उपज में उतनी कमी आने लगती है। गन्ना जो है ना पतले पतले हो जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण बढ़िया होगा नहीं। इसलिए 3 फीट की दूरी पर किसान भाइयों गन्ना बोएं, बीच में सह फसल लें। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात है कि 60 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बीज इसमें लगता है। कोई प्रजातियां ऐसी होती हैं कि जो मोटी होती हैं उनका 80 कुंटल लग जाएगा। अगर पतली वैरायटियां हैं जिनका गन्ना पतला है तो 60 से 65 या 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है जी। अब जब आपने गन्ना जब ले लिया है तो उसको गन्ने को 3-3 आंख के टुकड़े में काटते हैं और काटने के बाद फिर बीज शोधन बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे अन्य फसलों का। हाँ, बिल्कुल सही बात। किसान भाइयों आपको बता दें कि बीज शोधन बहुत जरूरी होता है। एक रसायन ऐसा होता है जिसको कि हम बाविस्टिन के नाम से जानते हैं। बाविस्टिन की 112 ग्राम दवा और लगभग इतने लीटर पानी का घोल अगर बना लिया जाए किसी बड़े ड्रम में और गन्ने के कटे हुए 3-3 आंख के टुकड़े किसान भाइयों अगर आप उसमें डुबो देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, तो गन्ने में जो बीज जनित बीमारियां हैं, यानी कि जो बीज से फैलने वाली बीमारियां हैं, वो बीमारियां नहीं हो पाएंगी और गन्ना आपका रोग मुक्त रहेगा। एक बात और आपको ध्यान में कर दें कि किसान भाइयों खेतों में आजकल जो है ना दीमक भी बहुत लगता है, तो दीमक से बचाव के लिए एक दवा आती है जिसका कि नाम है क्लोरपाइरिफास। इसकी 6.25 लीटर मात्रा
उसको हम लगभग 1800 लीटर पानी में घोल बना करके और बुआई से पहले टुकड़ों को उसमें भी डुबो दिया जाए 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छा, यह भी कार्य बुआई से पहले ही हमें करना है, टुकड़ों को डुबोना? नहीं, डुबोने का काम तो बाविस्टिन की जो हमारी जो दवा बनेगी, इस दवा को हम जो ना जो टुकड़े हम बो चुके होते हैं उनके ऊपर हजारे से छिड़काव कर देते हैं। उनके ऊपर छिड़काव करते हैं? जी, उनके ऊपर हजारे से छिड़काव कर देते हैं और फिर ढकाई कर देते हैं, जिससे कि जो दवा हमारी है वो कूड़ों में बनी रहेगी और दीमक वगैरह जो है ना वो दूर स्थानों में चले जाएंगे। दीमक का कोई नियंत्रण तो ऐसे हम लोग करते हैं कि दीमक दवा डाल दी और दीमक दूसरी जगहों में चले जाएंगे और फिर हमारी जो है ना दीमक से बचाव हो जाएगा गन्ने का। और साथ ही साथ एक और बात आती है कि एक अंकुर वेधक कीड़ा भी आता है, तो अगर इस दवा का आपने प्रयोग कर दिया है तो दीमक भी नहीं आएगा और अंकुर वेधक जो आने वाला है वो भी नहीं आएगा। अच्छा, अंकुर वेधक कीड़े से भी मुक्ति मिल जाएगी। जी 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 जी, जी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। ज़्यादातर क्षेत्रों में आसमान पर बादलों की हल्की धुंध देखी गई। मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में मौसम में किसी खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। लगभग सभी क्षेत्रों में चमकदार धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। इस बीच 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलेंगी। मौसम साफ रहने की वजह से किसान भाई रबी फसलों की बुआई में तेजी लाएं। किसान भाई फसलों में अच्छे उत्पादन के लिए प्रमाणित बीजों का ही इस्तेमाल करें। यदि प्रमाणित बीज उपलब्ध ना हो तो बीज शोधन के बाद ही बुआई करें। पिछले दिनों आए चक्रवाती तूफान से पूर्व में बोई गई आलू की फसल को नुकसान होने का खतरा है। किसान भाई खेतों में देखकर सुनिश्चित कर लें कि यदि आलू का जमाव प्रतिशत ठीक ना दिख रहा हो तो समझ लें अधिक बारिश की वजह से ज़्यादा नमी के कारण आलू के कंद सड़ गए होंगे। ऐसी स्थिति में दोबारा आलू की बुआई में नमी की उपलब्धता के अनुसार शीघ्रता करें। धान की तैयार फसल की कटाई का कार्य यथाशीघ्र सुनिश्चित करें। बागों की जुताई गुड़ाई करके साफ सफाई बनाए रखें। धीरे धीरे ठंड बढ़ना शुरू हो गई है। ऐसे में बागों में नवरोपित पौधों की विशेष देखभाल करें, उनमें नमी बनाए रखें। पशुओं को रात में बंद स्थान पर बांधें। साथ ही ठंड से बचाव के लिए उन पर झूल डालें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।